हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो बीपीडब्ल्यूएससी एएसआई मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर यूपी पीजीटी टीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर प्रिपरेशन कर रहे हो आप बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी टीजीटी एग्जाम के लिए। तो इसके पहले मॉडर्न फिजिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं, और अब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो मैं कराऊंगा। इसमें करीबन 3 से 4 लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। होपफुली ये लेक्चर्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। तो जो भी लोग इन लेक्चर्स को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी तरह और भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां तक ये वीडियोस पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसमें पूछा गया है, एक वायर है जिसको बेंट कर दिया जाता है एक सर्कुलर लूप में। लूप की रेडियस हो जाती है 7 सेंटीमीटर, और इसको परपेंडिकुलर प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के, जिसका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 1 टेस्ला। जिसके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 1 टेस्ला। और ये सारा का सारा काम 0.1 सेकेंड के अंदर हो जाता है। द लूप इज चेंज टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। लूप जो है उसका एरिया चेंज हो जाता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो फील्ड है वो इंक्रीज होकर हो जाता है 1.8 टेस्ला। तो देखो, सबसे पहले तो B2 जो है उसकी वैल्यू आपको गिवन है वो है 1.8 टेस्ला। एरिया जो आपको गिवन है A2 वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। B1 की जो वैल्यू है वो गिवन है वो कितनी है? 1 टेस्ला, तो 1.0 टेस्ला। और A1 जो है उसको हम लिख लेंगे πr स्क्वायर से, क्योंकि उसको बेंट किया जा रहा है सर्कुलर लूप में। तो ये बन जाएगा 3.14, और r रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर, तो r का स्क्वायर यानी कि 49, और ये हो जाएगा 10⁻⁻4। ये हो गया हमारे पास। अब हमें निकालना है EMF। तो EMF जो होगा वो होगा चेंज इन फ्लक्स। तो चेंज इन फ्लक्स हो जाएगा φ2 - φ1 अपॉन टाइम। तो φ2 कितना हो जाएगा? B2A2। तो φ2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी B2A2, और φ1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी B1A1, और अपॉन टाइम हो गया। तो अब ये वैल्यूज जो है हमने रखी है, निकाली है, इनको सब्सटीट्यूट करो। तो यहाँ से EMF की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो B2 कितना है? 1.8, और A2 जो है वो कितना है? 100 इंटू 10⁻⁻4 में से माइनस करना है B1। B1 की वैल्यू है 1, और A1 जो है वो कितना है? 3.14, ये ब्रैकेट में कर लेना भाई। और यहाँ पर ये 49 इंटू 10⁻⁻4, और इसको डिवाइड करना है टाइम से। टाइम कितना है? टाइम है 0.1 सेकेंड। ओवरऑल इसको सॉल्व कर लेना आप। सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 26 मिली वोल्ट। सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 26 मिली वोल्ट, जो कि आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कॉइल है जिसके अंदर n टर्न्स हैं, और रेजिस्टेंस कितना है? R है। कनेक्टेड विद अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 4R ओमेगा। इसको एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया जाता है जिसका रेजिस्टेंस है 4R ओमेगा। This combination is moved in time t seconds from a magnetic flux phi1 Weber to phi2 Weber। फ्लक्स जो चेंज होता है डेल्टा फाई, वो डेल्टा फाई की वैल्यू है phi2 - phi1। ठीक है, तो इंड्यूस करंट निकालना है हमें। तो इंड्यूस करंट कैसे निकालेंगे? I किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा EMF अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। EMF अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो कॉइल जो है इसमें रेजिस्टेंस R है, और इसको कनेक्ट किया जाता है गैल्वेनोमीटर के साथ। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा R + 4R। तो R + 4R कितना हो जाएगा? 5R। तो यहाँ से ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा EMF अपॉन 5R। तो ये तो आ गया हमारे पास करंट की वैल्यू। अब EMF की वैल्यू रखनी है। तो EMF जो है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा -d∅ अपॉन dt। तो माइनस यानी कि ये माइनस d∅ का मतलब φ2 - φ1, और अपॉन डेल्टा टी। तो φ2 - φ1, ये φ1 है भाई। तो यहां से ये माइनस, और n टर्न्स है तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा n से, तो ये हो जाएगा -n φ2 - φ1 अपॉन टी। तो ये वैल्यू को हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो I की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और I की वैल्यू बनेगी -n, ये हो जाएगा φ2 - φ1 और अपॉन 5RT। φ2 - φ1 अपॉन 5RT। तो -n φ2 - φ1 अपॉन 5RT। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? बी आ रहा है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेल्फ इंडक्टेंस एसोसिएटेड विद अ कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला हम लिखते हैं L इक्वल्स टू वो होता है μ0 μr
एन स्क्वायर ए अपॉन एल, आप इसको म्यू से भी लिख सकते हो, और क्योंकि जो म्यू आर है वो बराबर होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट के, तो यहाँ से म्यू जो है वो बराबर हो जाएगा म्यू नॉट और इंटू म्यू आर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू एन आर स्क्वायर ए अपॉन एल। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो ज्योमेट्री ऑफ कॉइल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड कर रहा है एरिया के ऊपर, सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड कर रहा है जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसके स्क्वायर के ऊपर, सेल्फ इंडक्टेंस एंड रेसिप्रोकल है किसके साथ, लेंथ के साथ, तो सेल्फ इंडक्टेंस ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, और साथ ही साथ नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर ये पूछा है कि किससे इंडिपेंडेंट है, तो किससे इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल से क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें एक दिमाग में आप लोगों के क्वेश्चन आ सकता है कि करंट और इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है उसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो इंडक्टेंस है वो करंट पे भी डिपेंड नहीं करता है और वो इंड्यूस्ड वोल्टेज पे भी डिपेंड नहीं करता है। तो देखो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो क्या होगा, जो करंट और वोल्टेज है, करंट और वोल्टेज है वो वेरिएबल है, वो वेरिएबल है जो कि ऑपरेशनल फॉर्मूला में अपीयर होते हैं, है ना। तो करंट एंड वोल्टेज आर वेरिएबल्स which appears into the operational formula ऑफ इंडक्टेंस। ऑपरेशनल फॉर्मूला ऑफ इंडक्टेंस का मतलब हो गया कि हम ये लिखते हैं फाई इक्वल्स टू एल आई, एक तो ये हो गया, हालांकि एल जो है वो कांस्टेंट है यहाँ पर, है ना, और दूसरा क्या हो गया, ये हम लिखते हैं वी इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। दोनों ही केस में जो इंडक्टेंस है वो ना तो आई के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फिर भी हमने आंसर में इन दोनों को इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि जो ऑपरेशनल फॉर्मूला होते हैं किसके, इंडक्टेंस के, उन दोनों में अपीयर होते हैं, वेरिएबल होते हैं, है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करते, है ना, तो दे डू नॉट डिफाइन प्रॉपर्टी इटसेल्फ, दे डू नॉट डिफाइन प्रॉपर्टी इटसेल्फ, तो इसलिए हमने करंट को और इंड्यूस्ड वोल्टेज को इसमें कंसीडर नहीं किया। हमने सिर्फ किसको कंसीडर किया है, हमने जो ज्योमेट्रिकली जो प्रोपोर्शन है कॉइल का उसको कंसीडर किया है, क्योंकि जो इंडक्टेंस है वो जो डिपेंड कर रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो ज्योमेट्रिकल शेप है, जैसे कि एरिया हुआ, लेंथ हुआ, उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कॉइल के नंबर हुआ तो उनके ऊपर सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर आंसर क्या लगाया है, डी लगाया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज, तो इंडक्टेंस की यूनिट हमें बतानी, तो इंडक्टेंस की यूनिट हमारे पास ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल डी आई अपॉन डी टी, तो एल बराबर हो जाएगा ईएमएफ इंटू डी टी अपॉन डी आई। तो ईएमएफ जो है उसको हम किससे लिखते हैं, वोल्ट से, और टाइम जो है उसको लिखा सेकंड से, और डी आई मतलब करंट, तो करंट किस में हो गई, एम्पियर में हो गई, करंट किस में हो गई, एम्पियर में। तो आंसर हमारे पास क्या जाएगा, वोल्ट सेकंड इंटू एम्पियर विच इज ऑप्शन सी, वोल्ट सेकंड इंटू एम्पियर विच इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, द सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन, सेल्फ इंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो करंट का हम ऑलरेडी देख चुके हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, साथ ही साथ टाइम के ऊपर भी ये डिपेंड नहीं करता है, तो नाइदर ए और बी दोनों के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज द रेशियो ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज रेशियो ऑफ, तो ईएमएफ का जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया एल डी आई अपॉन डी टी, तो एल जो है वो किसके बराबर हो गया, ईएमएफ अपॉन डी आई अपॉन डी टी, ये वैल्यू हो गई। अच्छा जी, तो यहां से ईएमएफ का मतलब हो गया वोल्टेज, और अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, तो यहां से जो एल है वो रेशो हो गया वोल्टेज, किसका रेशो हो गया, वोल्टेज, और अपॉन क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इसका रेशो हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, वोल्टेज इंड्यूस्ड टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स। अभी मैंने एक क्वेश्चन में आपको इसका फॉर्मूला लिख के बताया था, एल इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल, है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल, और क्योंकि जो म्यू आर है वो किसके बराबर होता है, म्यू अपॉन म्यू नॉट, तो इसलिए इसी फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू एन आर स्क्वायर ए
अपॉन एल। तो सेम फॉर्मूला को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो हमारे पास इसका जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सर्कुलर कॉइल देन द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो फॉर सर्कुलर कॉइल के लिए जो इंडक्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है सर्कुलर कॉइल के लिए। तो यहां से L जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, एन स्क्वायर के। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, एन ईएमएफ ऑफ 5 वोल्ट, 5 वोल्ट का ईएमएफ है, इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल्फ इंडक्टेंस व्हेन द करंट चेंजेस एट अ स्टेडी रेट ऑफ 3 एम्पियर टू 2 एम्पियर। करंट जो है वो चेंज हो रही है 3 एम्पियर से 2 एम्पियर में, और कितने सेकंड में, 1 मिली सेकंड में। इंडक्टेंस की वैल्यू बतानी है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ई एम एफ इजक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। ये मैग्नीट्यूड में हम बात कर रहे हैं। तो एल की वैल्यू किसके बराबर हो गई, ये हो गया ई एम एफ, और अपॉन डी आई अपॉन डी टी, ये हमारे पास वैल्यू हो गई। कैसे सॉल्व करना है, एल ई एम एफ की जो वैल्यू है कितनी है, 5 वोल्ट। ई एम एफ की वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट, अपॉन डी आई अपॉन डी टी करना है। डी आई अपॉन डी टी मतलब यहाँ करंट में चेंज कितना हो गया, 3 - 2, और डी टी जो टाइम है वो कितना है, 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड का मतलब 10⁻³ तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एल की वैल्यू कितनी आएगी, 5, और अपॉन कितना आ जाएगा, 1, और ये 10⁻³ ऊपर पहुंच गया। तो 10⁻³ ऊपर चला गया, ये हो गया मिली में। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 मिली हेनरी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 मिली हेनरी, विच इज ऑप्शन डी। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ईएमएफ है 12 वोल्ट का और इंड्यूस्ड है इन अ गिवन कॉइल व्हेन द करंट इन इट्स चेंजेस एट द रेट ऑफ 48 एम्पियर पर मिनट। करंट जो चेंज हो रहा है वो किससे चेंज हो रहा है, 48 एम्पियर पर मिनट, यानी कि 48 मिनट को सेकंड में बदलो तो ये हो गया 60, है ना। तो ये कितना हो गया, 12 चौक 48 और 12 पंच 60, 4/5। तो यहां से हमारे पास ये डी आई अपॉन डी टी की जो वैल्यू है वो 4/5 हो गई। एल की वैल्यू किसके बराबर, एल इक्वल्स टू ई एम एफ अपॉन डी आई अपॉन डी टी। तो ई एम एफ आप लोगों ने निकाल लिया है, वो कितना है 12 वोल्ट, और डी आई अपॉन डी टी कितना हो गया 4/5। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 × 5 अपॉन 4। तो यहाँ से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आंसर आ गया 15। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 हेनरी। क्या आंसर आ जाएगा, 15 हेनरी। अगला क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 10 माइक्रोवेबर is linked with a coil when current of 2.5 milliampere flows through it, the self inductance of the coil is। coil का क्या बताना है, self inductance बताना है। तो phi जो है वो हमारे पास कितना होता है, L × I। तो L किसके बराबर हो जाएगा, phi अपॉन I। अब phi जो है उसकी वैल्यू है 10 माइक्रोवेबर। तो 10 माइक्रोवेबर यानी कि 10 × 10⁻³ ये हो गया 10 माइक्रो, 10⁻⁻6 होगा। ये 10 पावर कितना हो जाएगा, -6। और जो करंट है वो कितना है, 2.5 मिली एम्पियर। तो ये 2.5 और 10 पावर कितना हो गया, -3। तो यहाँ से ये 10/2.5 × 10⁻³ ये बचा। तो 10 को 2.5 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 4 आएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 मिली हेनरी। आंसर क्या आ जाएगा, 4 मिली हेनरी, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करंट इन अ कॉइल डिक्रीज फ्रॉम 1 एम्पियर टू 0.2 एम्पियर। करंट जो है डिक्रीज करे 1 एम्पियर से 0.2 10 सेकंड में। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बताना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 0.4 वोल्ट है। तो 0.4, अब यार अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, इतनी बार करा दिया इसी क्वेश्चन को। और 1 एम्पियर से कितना, 0.2। तो 0.2 - 1 कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास जो आंसर आएगा यहाँ से सॉल्व करने के बाद वो आएगा 5 हेनरी। कितना आंसर आ जाएगा, 5 हेनरी, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, इन अ कॉइल रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज 5 मीटर स्क्वायर पर मिली सेकेंड, और एंड करंट बिकम्स 1 एम्पियर फ्रॉम 2 एम्पियर। करंट में जो चेंज है वो 1 एम्पियर हो जाता है फ्रॉम 2 एम्पियर से, और टाइम दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इज 1 टेस्ला, देन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज। कैसे करेंगे भाई इसको, हमारे पास टोटल जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स वो किसके बराबर हो जाएगा, फाई टी। टोटल फ्लक्स को मैं कैसे लिख लूंगा, फाई टी, और फाई टोटल किसके बराबर हो जाएगा, n फाई, और ये किसके बराबर हो जाएगा, L × I,
है ना। तो यहाँ से एन फाई इक्वल्स टू एल इंटू आई, इसको हम लिख सकते हैं एन डी फाई अपॉन डी टी। इसको हम कैसे लिखें, एन डी फाई ओवर डी टी इक्वल्स टू एल डी आई ओवर डी टी। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिए। अब फाई जो है वो कितना होता है, बी इंटू ए, तो फाई बी इंटू ए होता है, तो इसको हम लिख देंगे एन, यहाँ से ये लिख दिया मैंने बी, ये हो गया डी ए अपॉन डी टी, और ये एल एज इट इज़, ये हो गया डी आई अपॉन डी टी। अब ये वैल्यू हमें दी हुई है डी अपॉन डी टी की 5 मीटर, है ना। ये वैल्यू कितनी दी हुई है, 5, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। तो एन जो है उसकी वैल्यू हमने ले ली 1, बी जो है उसकी वैल्यू 1, डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। डी ए अपॉन डी टी की 5 मीटर स्क्वायर मिली सेकेंड, मिली को आप चेंज कर दो सेकेंड्स में, तो यहाँ 10 पावर -3 आ जाएगा। एल आपको निकालना है, और जो करंट है उसमें जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1, 1 एम्पियर से 2 एम्पियर से 1, तो 1 का चेंज आ गया, तो यहाँ लिख दो आप 1, और जो टाइम हो गया वो कितना हो गया, 2 इंटू 10 पावर -3। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एल की वैल्यू हमारे पास जो यहाँ से निकल के आएगी वो आएगी 10 हेनरी। तो यहाँ से जो एल की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10 हेनरी। अगला क्वेश्चन देखिए, द इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड इज 0.5 मीटर लॉन्ग ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर विद टर्न्स 500 टर्न्स। तो इंडक्टेंस बताना है, तो इंडक्टेंस का फॉर्मूला म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो म्यू नॉट की वैल्यू हम लिखेंगे 4 पाई इंटू 10 पावर -7, एन जो है 500 का स्क्वायर हो जाएगा। एरिया कैसे लिखोगे, एरिया आपको दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 20 इंटू 10 पावर -4 ये हो जाएगा, और लेंथ की वैल्यू है 0.5, लेंथ की वैल्यू है 0.5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1.25 मिली हेनरी। क्या आंसर बन जाएगा, 1.25 मिली हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ कॉइल ऑफ वायर ऑफ सर्टेन रेडियस हैज 600 टर्न्स एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 108 मिली हेनरी। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड सिमिलर कॉइल ऑफ 500 टर्न्स विल बी। तो हमने ये पढ़ा है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो यहां से मैं लिखूंगा एल बी अपॉन एल ए इक्वल्स टू ये हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए और इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, एन बी की वैल्यू 500, तो ये 500 अपॉन 600 का स्क्वायर। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से एल बी आ जाएगा हमारे पास, और एल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 अपॉन 600 इसका स्क्वायर, और एल ए, तो एल ए कितना हो गया, 108 मिली हेनरी। तो ये 108 मिली हेनरी करा, तो यहाँ से इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 75 मिली हेनरी। क्या आंसर आ जाएगा, 75 मिली हेनरी, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी। फिर अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिगार्डिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसमें से कौन म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए सही है। तो यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी, यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी सही है, और यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज वेबर पर एम्पियर स्क्वायर गलत है, और डायमेंशन उसकी दी हुई है। अब देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी, और हेनरी किसके बराबर होता है, वो होता है वेबर पर एम्पियर, वो बराबर होता है वेबर पर एम्पियर, और इसकी जो डायमेंशन है वो बन जाती है m1 L2 T-2 और A-2। तो ये इसकी क्या बन जाती है, ये इसकी डायमेंशन बन जाती है। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या आएगा, डी आएगा, है ना। सही आंसर क्या आएगा, डी आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इन म्यूचुअल इंडक्शन द मेन करंट रिमेन्स इन सेम बिकॉज। म्यूचुअल इंडक्शन में मेन करंट सेम क्यों रहती है, क्योंकि जो इंड्यूस्ड करंट है वो सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस होती है। इंड्यूस्ड कॉइल जो है वो कहाँ प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस्ड करंट वो सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस होती है, इसलिए आंसर क्या आएगा अपने पास, ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर टू डिटरमाइन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स। दो कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए इनमें से कौन एक फैक्टर नहीं है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट N1 N2 A, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन ये होता है R, है ना, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन R 2R। और इसी तरह से ये तो हो गया किसके लिए, कॉइल के लिए हो गया। तो यहाँ पर देखो करंट का जो एक्सप्रेशन है वो नहीं है इसके अंदर, नंबर ऑफ टर्न्स है, शेप ऑफ ईच कॉइल यानी कि एरिया, सेपरेशन बिटवीन बिल्कुल है, इसके आर की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर किसका एग्जिस्टेंस नहीं है, करंट का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि ईएमएफ दिया हुआ है हमें 100 मिली वोल्ट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल, और जो नियर बाई कॉइल है उसकी जो करंट है वो 10 एम्पियर हो जाती है 0.1 सेकेंड में।
तो कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें बताना है, तो वही जैसे हम पहले करते हैं वैसे ही करना है यार। एल की जगह अब यहाँ क्या लिख दोगे, एम लिख दोगे, यहाँ हो जाएगा डी आई अपॉन डी टी। तो कहानी तो वही है, एल की जगह क्या लिख दिया, एम लिख दिया, सॉल्व वैसे ही करना है अभी भी। तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी है 100 मिली वोल्ट, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻³ एम हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। डी आई चेंज इन करंट जो है वो 10 मिली एम्पियर और 10 एम्पियर सॉरी, और टाइम जो है वो 0.1 है। तो यहाँ से m की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 10⁻³ हेनरी। यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 10⁻³ हेनरी। फिर इफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 3 एम्पियर टू 10 सेकेंड, 3 एम्पियर टू 0 in 10 सेकेंड, then the induced EMF in the secondary is 15 into 10⁻³ volt. The mutual inductance of the coil will be, अब यार ये तो सेम है, यहाँ EMF सेकेंडरी में प्रोड्यूस होता है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया, ये DIP मतलब प्राइमरी करंट, और ये T। अब वही सेम फॉर्मूला यूज करना है। अब ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करोगे। आंसर जो इसका आ जाएगा वो आ जाएगा 0.05 हेनरी। आंसर क्या आ जाएगा 0.05 हेनरी। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।